Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all students will be fine. Okay, students, for today's class, we are going to start our new lecture that is related to law of supply. Okay, so let's begin our topic with the definition of supply. तो supply की definition में उसने आपको उसकी दो conditions बताई हैं. Willing to offer to the market at various prices during a period of time. ठीक है. सप्लाई का मतलब होता है किसी भी commodity, कोई भी good, कोई भी product that the marketer is willing to offer to the market at the various prices during the period of the time, and second, able to offer to the market at various prices during the period of the time. इफ़ यू पीपल रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ डिमांड, तो डिमांड की डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने यही डिस्कस किया था, विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय. ठीक है, हमने कहा था कि अगर एक कस्टमर विलिंग है कि वो एक प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, लेकिन उसके पास एबिलिटी का मतलब उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो दोनों कंडीशन अगर मीट नहीं होती तो वहाँ पे डिमांड क्रिएट नहीं होगी. ठीक है. अच्छा, अगर हमने कहा था कि उसके पास एबिलिटी है, उसके पास पैसे मौजूद हैं, लेकिन वो एक प्रोडक्ट को बाय ही नहीं करना चाहता. ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तब भी वहाँ पर जो क्या होगा, डिमांड क्रिएट नहीं हो सकेगी. सप्लाई के लिए भी वहाँ पर क्या था, विलिंगनेस टू बाय एंड एबल टू बाय, और यहाँ पे क्या है, विलिंग टू ऑफर एंड एबल टू ऑफर. ठीक है, कोई भी सप्लायर है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई भी प्रोड्यूसर है, इफ़ ही इज़ विलिंग टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, वो विलिंग है कि वो अपनी प्रोडक्ट जो है मार्केट को देना चाहता है. सेकेंडली ही इज़ एबल, उसकी अफोर्डेबिलिटी भी है, उसके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक उसके पास जो है वो आप जो है लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब चीज़ें मौजूद हैं, वो उसके पास एबिलिटी भी है और वो विलिंग भी है, तो फिर वो दोनों चीज़ें मिलकर क्या करेंगी, सप्लाई क्रिएट करेंगी. सप्लाई में बेसिकली वो यहाँ पे आपको उसी की फर्दर जो है वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है. कहते हैं व्हाट फर्म्स ऑफर फॉर सेल नॉट नेसेसरली टू व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग. ठीक है, बेसिकली वो आपको ये कह रहे हैं व्हाट फर्म्स ऑफर फॉर सेल. जो उसने पहली बात यहाँ पर आपके साथ की थी ना, कि जो यहाँ पर वो आपको पहले कह रहा था विलिंग टू ऑफर टू द मार्केट, मार्केट को वो विलिंग क्या है, ऑफर करने के लिए विलिंगनेस क्या है. कहता है विलिंगनेस के अंदर आ जाता है व्हाट फर्म्स ऑफर फॉर सेल, फर्म क्या ऑफर करती है सेल करने के लिए, नॉट नेसेसरीली टू व्हाट इज सक्सीड इन सेलिंग. कहते हैं इसमें हम लोग सेल्स की बात नहीं करते. सक्सीड इन सेलिंग का मतलब है, देखो मार्केट के अंदर एक जो मैन्युफैक्चरर था उसने 100 आइटम्स जो थे वो प्रोवाइड किए. अब जो 100 आइटम्स है ना वो बेसिकली सप्लाई हैं. वो कहते हैं कि नॉट नेसेसरली व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग, कि वो कितना सेल करने में सक्सीड हो गए, सक्सेसफुल हो गए, कामयाब हो गए हैं, उस चीज़ का कंसर्न नहीं है. अब कामयाब कितना हो गया उसका मतलब है कि मतलब से फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स जो थे वो मार्केट में आए, उसमें से 90 जो है वो सेल हो गए, और जो 10 यूनिट्स हैं वो भी स्टॉक में पड़े हैं. तो इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि द मार्केटर वाज विलिंग फॉर द 90 यूनिट्स. नो, मार्केटर वाज विलिंग फॉर द 100 यूनिट्स, और जो उसकी डिमांड थी या जो उसकी परचेजिंग थी वो 90 यूनिट्स की थी. ठीक है. अब नेक्स्ट पे जो उसने आप लोगों को कहा था, नेक्स्ट पे उसने आपको एबिलिटी की बात की थी कि इज एबल टू ऑफर. तो एबल टू ऑफर में हम कहते हैं एबल टू ऑफर इज अ फ्लो, फॉर एग्जांपल एज पर यूनिट ऑफ टाइम, पर डे, पर वीक और पर ईयर. ठीक है, वो यहाँ पे उसका वो एज पर द टाइम पीरियड, वो कहते हैं वो कितना फ्लो जो है वो मार्केट में रखने के एबल है, कितना ज़्यादा मतलब पर यूनिट ऑफ टाइम, पर डे, पर वीक, पर ईयर कितनी आइटम जो है कि मार्केट के अंदर वो मतलब उसकी एबिलिटी है कि वो वहाँ पर प्रोड्यूस करके जो है वो मार्केट को सेल कर सकें या पहुँचा सकें. अब सप्लाई की डेफिनेशन में कहते हैं द सप्लाई ऑफ द गुड इज अ क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन अ गिवन मार्केट एट अ गिवन टाइम एट वेरियस प्राइसेस. ठीक है, वो कहते हैं कि सप्लाई ऑफ द गुड्स इज अ क्वांटिटी ऑफर्ड, वो क्वांटिटी जो कि ऑफर कर दी जाती है मार्केट में फॉर द सेल पर्पस. ठीक है, मार्केट में आप कोई भी क्वांटिटी ऑफर कर दें सेल पर्पस के लिए, कोई भी ड्यूरिंग डेफिनेटली जैसे डिमांड भी होती है, वो भी हमेशा एक गिवन टाइम पीरियड के लिए हम उसको कैलकुलेट करते हैं और उसकी वेरियस प्राइसेस के ऊपर, और सप्लाई के लिए भी सेम ही कंडीशन है. ठीक है. नेक्स्ट अब आपसे कहते हैं ओके, यहाँ पे वैसे डिफरेंट डेफिनेशन होंगी, आप अगर एक भी डेफिनेशन कर लेंगे दैट इज टू इनफ. नेक्स्ट उसने आपको जो एक और राइटर है उसकी डेफिनेशन बताई हुई है, उसमें भी यही कहा हुआ है, सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ गुड दैट प्रोड्यूसर
इन अ गिवन मार्केट डिज़ायर टू सेल, ठीक है, डिज़ायर टू सेल, जो उसकी डिज़ायर होती है, उसकी हाई होती है कि वो मार्केट के अंदर सेल कर दे ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, एक गिवन टाइम पीरियड में एट वेरियस प्राइसेस, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर, ठीक है। और सेट्रिस पेरिबस, ये आई थिंक ये कोई उसका वो नेम उसने जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे, कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो कि सप्लाई को डिटर्मिन करेंगी कि सप्लाई का लेवल कितना होना चाहिए, ठीक है, मतलब सप्लाई इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है कोई भी चीज़। तो सबसे पहले तो वो प्राइस ऑफ द गुड की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ द गुड्स में पता चल जाता है कि आपको सप्लाई, जैसे लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं ना, अभी हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई की भी को भी डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, डिमांड के साथ उसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है ना प्राइस का, तो सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो जो सप्लायर होता है या जो मार्केटर है या जो प्रोड्यूसर है ना, वो सप्लाई इंक्रीज़ कर देता है। से फॉर एग्जांपल अगर एक हम पेन सेल कर रहे थे, वो 10 रुपीज़ में हो रहा था, अब उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होकर 15 रुपीज़ पे चली गई है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सप्लाई है ना इंक्रीज़ कर देंगे कि मार्केट में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो सेल आउट हों और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में कि सप्लाई को डिटरमिन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, वो सप्लाई ऑफ द गुड, उस गुड की प्राइस ऑफ द गुड, उस गुड की प्राइस डिटरमिन करेगी। प्राइस ज़्यादा हो रही है तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, प्राइस कम हो गई तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स की प्राइस से फॉर एग्जांपल लाइक जैसे से रिलेटेड गुड में जैसे टी है, हम चाय पीते हैं तो उसके लिए हमारे पास सुप्रीम है, हमारे पास येलो लेबल है, हमारे पास टपाल है, हमारे मतलब देयर आर सो मैनी ब्रांड्स, ठीक है। तो जो रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस होती हैं वो भी हमारी गुड की सप्लाई को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। कहते हैं प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डेफिनेटली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस अगर इंक्रीज हो जाएंगी तो जो आपकी प्रोडक्शन है वो तो डेफिनेटली उसको वो करना पड़ेगा, लिमिटेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी उसका इफेक्ट आ जाएगा। तो फिर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा वहाँ पे इम्पैक्ट करिए, टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, इकोनॉमिकल प्रोड्यूस किया जा सकता है और मार्केट में सप्लाई किया जा सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाएगी कि गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ हो सकती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो वो भी इम्पैक्ट करेंगी। अगर वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि जी इससे ज़्यादा आप मार्केट में सप्लाई नहीं कर सकते तो आप कर नहीं सकेंगे, या आपने मार्केट में इतना ही सप्लाई करना है तो आपको उतना उस लेवल तक सप्लाई करना पड़ेगा। और भी कुछ अदर फैक्टर्स भी उसमें आ जाएंगे, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बेसिकली उसने आपको जो है वो उसी की एग्जांपल बताई हुई है, हम ये नहीं करेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के लिए जस्ट आप उसको इनलिस्ट कर लें, दैट इज इनफ। नेक्स्ट अब आपसे कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में बात करें तो कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर बाकी चीज़ें सेम रहती हैं, द हायर द प्राइस, जितनी प्राइस ज़्यादा होगी, द ग्रेटर द क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। और द लोअर द प्राइस, या प्राइस जितनी कम होगी, द स्मॉलर द क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाई भी उतनी कम हो जाएगी। अभी मैं आपसे लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर यही चीज़ डिस्कस करी थी कि अगर अब जैसे हम डिमांड के साथ प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो सप्लाई के साथ प्राइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी तो हम सप्लाई को बढ़ा देंगे, अगर प्राइस कम हो जाती है तो सप्लाई को डिक्रीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। एक और ये बाय डूले उसकी उसने बताया हुआ है बायलिप से, उसकी डेफिनेशन में वो आपको बता रहा है द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर बाकी तमाम चीज़ें इक्वल रहती हैं, द क्वांटिटी ऑफ एन कमोडिटी दैट फर्म्स विल प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल, वो क्वांटिटी जो कि एक फर्म जो है वो प्रोड्यूस करके सेल के लिए ऑफर करती है, इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द कमोडिटीज़ ऑन प्राइस, ठीक है। वो कमोडिटीज़ की जो कमोडिटीज़ जिन प्राइसेस को ऑन करती हैं उनके साथ पॉजिटिवली रिलेट करी होती है। राइजिंग व्हेन प्राइस राइजेज एंड फॉलिंग व्हेन प्राइस फॉल्स, वो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही फॉल करती है प्राइसेस, कमोडिटीज़ की जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी वो भी फॉल कर जाती है। लॉ ऑफ सप्लाई में फर्दर एक्सप्लेनेशन में वो यही बता रहा है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, वो हमें ऑलरेडी पता चल गया। क्वांटिटी सप्लाइड राइजेज एज प्राइस राइजेज, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगी, तो अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो सप्लाई बढ़ा देंगे। क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स एज प्राइस फॉल्स, अगर क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी जब जैसे ही प्राइस कम हो जाएगी, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट रहेंगी। द लॉ ऑफ सप्लाई इज अकाउंटेड फॉर बाय टू फैक्टर्स, लॉ ऑफ सप्लाई के दो फैक्टर्स वो उसने आपको बता दिए हैं कि इसको अकाउंट करने के लिए। कहते हैं कि व्हेन प्राइसेस राइज फर्म सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्शन ऑफ वन गुड फॉर एन अदर,
वो कहते हैं जब प्राइसेस जो होती हैं वो इंक्रीज़ कर जाती हैं ना, तो फर्म्स क्या कर लेती हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेती हैं प्रोडक्शन को। अब देखो प्राइसेस होती है वो इंक्रीज़ हो रही हैं, तो सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर कहते हैं कि व्हेन प्राइसेस राइज फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन ऑफ वन गुड फॉर अनदर, वो एक एक प्रोडक्ट का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट जो होता है वो बनाकर जो होता है उसको मार्केट में प्रोड्यूस करना या सप्लाई करना शुरू कर देती है। ठीक है, कहते हैं assuming firm costs are constant, a higher price means a higher profits। वो कहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन में, यहाँ पे बेसिकली वो दो आपको पॉइंट्स बता रहे हैं ना, दो पॉइंट्स में आपसे कह रहे हैं कि व्हेन प्राइसेस राइज, जब प्राइसेस जो होंगी वो इंक्रीज होंगी। ठीक है, व्हेन प्राइस, जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो डेफिनेटली अब हम एक ही प्राइस के लिए हायर मतलब एक प्रोडक्ट है ना उसके लिए हायर प्राइसेस तो पे नहीं करेंगे। तो फर्म्स क्या कर लेती हैं, सब्सटीट्यूट कर लेती हैं, मतलब कभी पैकिंग चेंज कर दी, कभी कोई डिस्काउंट बता दिया, कभी कुछ कर दिया, मतलब कोई ना कोई चेंज करके ना उसको थोड़ा बहुत सब्सटीट्यूट करके अपने कस्टमर्स को लॉयल रखती हैं, इनटेक रखते हैं। सेकंड नंबर पे वो आपसे कह रहे हैं अज्यूमिंग फर्म्स कॉस्ट आर कांस्टेंट, अगर फर्म्स की सारी कॉस्ट कांस्टेंट रहती हैं तो हायर प्राइसेस का मतलब क्या होगा, हायर प्रॉफिट्स आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ये दो की अकाउंटिंग है। लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर जो बिहेवियर ऑफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन, इसको छोड़ देंगे। यस, नाउ वी आर ऑन सप्लाई स्केड्यूल, हम इसका सप्लाई स्केड्यूल को डिस्कस करना है। Supply schedule is a series of quantities which producer would like to sell per unit of time at different prices। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमें पता चल गया था। सप्लाई स्केड्यूल का मतलब होता है सप्लाई का टेबल। वो कहते हैं कि इज अ सीरीज ऑफ क्वांटिटीज विच प्रोड्यूसर वुड लाइक टू सेल पर यूनिट। वो एक टेबल होगा जो कि शो करेगा सीरीज ऑफ क्वांटिटीज को जो कि प्रोड्यूसर जो है वो सेल करना चाहते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम एट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर। टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सप्लाई स्केड्यूल के टू एस्पेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल और मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। हम सिर्फ इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल को डिस्कस करेंगे। Okay, so here is the individual supply schedule. It is defined as the table which shows quantities of a given commodity which an individual producer will sell and all the possible prices at a given time। given time के ऊपर कहता है जितनी भी possible prices हो सकती हैं उसके ऊपर वो कितने कितने यूनिट जो है सेल करेगा वो बता देगा। से फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं प्राइस वॉज 1 रुपीज़ पर केजी, तो क्वांटिटी सप्लाइड आपके पास कितनी थी, 10 रुपीज़ थी। प्राइस आपके पास 2 हो गई है तो क्वांटिटी सप्लाइड 30। अगर प्राइस आपके पास 3 हो गई है तो क्वांटिटी सप्लाइड 50। प्राइस आपके पास 4 है तो क्वांटिटी सप्लाइड 70। और प्राइस आपके पास 5 है तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होकर 80। अगर आप इसको रिवर्स बैक एंड पे चेक करोगे तो आप तब भी देखिएगा जितनी प्राइस हाई थी उतनी हायर प्राइस थी। जैसे जैसे प्राइस कम होती चली गई है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होती चली गई है। अब मार्केट सप्लाई स्केड्यूल में कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ गिवन कमोडिटी विच ऑल प्रोड्यूसर्स विल सेल एट द पॉसिबल प्राइसेस। मार्केट के लिए वो सारे प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। सारे प्रोड्यूसर क्या सेल कर रहे हैं एट द पॉसिबल प्राइसेस एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। इन मार्केट देयर आर मेनी प्रोड्यूसर्स और ऑफ अ सिंगल कमोडिटी, एक सिंगल कमोडिटी के बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं। By aggregating, उनको aggregate करके the individual supply and the market supply schedule is constructed। उसके थ्रू हम लोग जो है वो individual और market supply जो होता है उसको construct कर लेते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इन रुपीज़, वो उसने बताया सप्लाई ए सप्लाई बी। हम मार्केट इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम जस्ट इंडिविजुअल को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम उसकी स्केड्यूल की बात कर रहे थे तो उसके अंदर हमारे पास इंडिविजुअल सप्लाई कर भी था और मार्केट का भी था। इंडिविजुअल के अंदर हम लोगों ने एक कमोडिटी को डिस्कस किया और मार्केट के अंदर हमने बात की कि एक ही प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं कि एक ही सप्लायर उसे प्रोड्यूस कर रहा है और डिफरेंट सप्लायर जो होते हैं वो उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो फिर हम उन सबको मिलाकर जो होता है वो अपना सप्लाई कर्व जो होता है वो बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सप्लाई कर्व की बात हो रही है। कहते हैं सप्लाई कर्व इज द लोकस ऑफ द पॉइंट शोइंग वेरियस प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेलर। वो कहते हैं वो जो प्राइस और क्वांटिटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। आपको पता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास कॉम्बिनेशन ही होता था, लाइक हम प्राइस और डिमांड के साथ पॉइंट्स के साथ मिला के कर्व्स को ड्रॉ किया करते थे। अब यहाँ पर क्या है कि पॉइंट्स शोइंग वेरियस प्राइस और क्वांटिटी कॉम्बिनेशन, यहाँ पर प्राइस है और क्वांटिटी सप्लाइड के कॉम्बिनेशन के साथ हम जो है वो एक वो बनाएंगे, कर्व बनाएंगे। इट शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इसमें इस टाइम जो है इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। इट स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट। इसकी जो स्लोप है, नॉर्मली जो उसकी स्लोप्स होती थी वो डाउनवर्ड टूवर्ड्स द लेफ्ट होती थी।
इसकी स्लोप अपवर्ड होगी और टुवर्ड्स द राइट होगी। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के अंदर आप अपना देख लेंगे, अगर वो जो हमारे पास पहले टेबल मौजूद था। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो थी वो क्या है, प्राइसेस हैं 1 2 3 4 5। प्राइस 1 के ऊपर आपका जो था वो 10 था, प्राइस 2 पे आप 30 पे चले गए थे, प्राइस 3 पे 50 पे चला गया था, प्राइस 4 पे वो 70 था, और प्राइस 5 के ऊपर आपकी जो क्वांटिटी सप्लाई थी वो 80 पे चली गई थी। ठीक है, नॉर्मली जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं तो वो यूँ ऐसे यूँ डाउनवर्ड होता है। ठीक है, ये अपवर्ड है, टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन इन सारे पॉइंट्स को जब हम लोग मिलाएंगे तो ये हमारा सप्लाई, ये एस एस जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, सप्लाई कर्व बन जाएगा। द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, वो अपवर्ड करेगा और लेफ्ट से राइट की तरफ को जाएगा। Meaning thereby that when price is high, quantity supplied is also high and vice versa। और कहने का मतलब ये है कि जैसे ही प्राइसेस बढ़ती जाएंगी आपके पास सप्लाई भी बढ़ती जाएगी, प्राइसेस कम होती जाएंगी तो सप्लाई भी कम होती जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप वाला कोई भी चांस यहाँ पर मौजूद नहीं है। मार्केट सप्लाई कर्व को डिस्कस नहीं कर रहे अभी के लिए, इतना ही काफ़ी है। अजम्पशंस को और एक्सेप्शंस को हम लोग इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए अगर आप देखें तो हम लोगों ने सप्लाई को डिस्कस कर लिया, उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया, लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस कर लिया, और लॉ ऑफ सप्लाई में इंडिविजुअल सप्लाई का स्केड्यूल और इंडिविजुअल सप्लाई का कर्व और उसकी एक्सप्लेनेशंस को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड को जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को गौर से देख लीजिएगा, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्यूरी हुई तो वो फिर इंशाल्लाह हम लोग कमिंग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।